यू आर अ क्यूरियोसिटी पर्सन बिकॉज तभी तो क्लिक करके वीडियो पर आए हो। हमने ऐसे ही साइंस लवर क्यूरियोसिटी व्यूवर्स के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बताएंगे आपकी अपनी पूरी कहानी बिग बैंग से लेकर अब तक की। आज हमने 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स और एटम्स की खोज कर ली है और इन्हीं से आप में हमारा प्लेनेट और अरबों दूसरे प्लेनेट बने हैं। लेकिन शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम ही एग्जिस्ट करते थे और इन्हीं ने स्टार की फॉर्मेशन की। इन तारों में हाइड्रोजन के एटम हीलियम में कन्वर्ट हो रहे थे, साथ ही लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे ये तारे जगमगाने लगे और यूनिवर्स में चारों ओर रोशनी फैल गई। अब यूनिवर्स में अरबों खरबों तारे थे लेकिन कोई प्लेनेट नहीं था और ना ही कोई पत्थर और दूसरे सॉलिड्स। एज यू नो, हर कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीजों से बनी होती है और इन तारों के पास थी प्लैनेट्स और हम जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सिंपल गैसें। ये तारे एटम्स एंड एलिमेंट बनाने की फैक्ट्रीज हैं जो हाइड्रोजन को हीलियम से मिलाकर लिथियम और लिथियम को हीलियम से मिलाकर ऐसे 25 एलिमेंट बना रहे थे जो जीवन और प्लैनेट्स के लिए बहुत जरूरी थे, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन भी शामिल थे। लेकिन प्लैनेट्स बनाने के लिए और भी भारी एटम्स की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड। लेकिन इन तारों में उन्हें बनाने जितनी ऊर्जा नहीं है। लाखों सालों बाद इन तारों में विस्फोट हो गया जिन्हें सुपरनोवा कहते हैं। इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उससे भारी एटम आपस में मिलकर और ज्यादा भारी एटम की फॉर्मेशन करने लगे। ऐसा ही एक तारा हमारे सोलर सिस्टम की जगह था। इसमें विस्फोट होने के बाद ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी राख यानी पीछे बचे गैस और धूल के बादलों में अब वो सभी एलिमेंट्स मौजूद थे जो किसी भी प्लैनेट्स को बनाने के लिए और जिंदा जीव को बनाने के लिए चाहिए। ये इंटरस्टेलर गैस बादलों के रूप में थी जिसका ज्यादातर मैटर बीच में जाकर जमा हो गया, जिससे स्टार की फॉर्मेशन हुई। इस नवजात तारे ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया और यही तारा हमारा सूर्य बनने वाला था। इसके अलावा जो गैस और धूल बची उसने एक डिस्क का रूप ले लिया। लगातार टक्करों की वजह से ये धूल के पार्टिकल पत्थरों की फॉर्मेशन करने लगे। धूल और चट्टानों की इस घूमती हुई बनावट को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। ग्रेविटी ने धूल और चट्टानों को एकजुट करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे इसका घनापन बढ़ता गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार भी बढ़ती गई और धीरे धीरे प्लैनेट्स और बड़े बड़े पत्थर बनने लगे और आखिर में सभी प्लैनेट्स लगभग एक ही प्लेन में सूर्य के चक्कर लगाने लगे। इनमें से एक प्लैनेट की बनावट बहुत ही खास जगह पर होती है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी है और ये पहली भाग्यशाली घटना है कि इसका जन्म गोल्डीलॉक्स जोन में हुआ, जहां ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड। तो पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है, जहां टेम्परेचर नॉर्मल है। इसकी वजह से ही पानी अपनी तरल अवस्था में रह सका, जिससे मेटाबॉलिज्म पॉसिबल हो पाया। अगर पृथ्वी इससे आगे होती तो सूर्य की गर्मी से झुलस जाती और इससे पीछे होती तो ठंड से जम जाती। रेस्पेक्टिवली वीनस एंड मार्स इसके एग्जाम्पल हैं। नई नवेली बनी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर बहुत तेज घूम रही थी, जिससे एक दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होता था और इस खुली पृथ्वी पर लगातार सोलर विंड यानी सूर्य के चार्ज पार्टिकल की बौछार होती रहती। इस नई बनी पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ पिघला लावा और गर्म चट्टानें थीं। इन पिघली चट्टानों में मौजूद एलिमेंट्स चारों तरफ बिखरे हुए थे, जिन्हें सही सीक्वेंस में लगाने की जरूरत थी। और एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सरफेस की तरफ बढ़ी और उन्होंने सख्त पपड़ी का निर्माण कर दिया, जबकि भारी चीजें केंद्र की तरफ गईं, जिन्होंने पिघले हुए लोहे और निकिल का कोर बना दिया। इस पिघले हुए धातु का घूमता हुआ केंद्र मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा, जिसने एक फोर्स फील्ड की तरह पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया।
जो आज तक पृथ्वी को सोलर विंड यानी सूर्य के हानिकारक चार्ज पार्टिकल से बचा रहा है। पृथ्वी की इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। पृथ्वी के कोर से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन पृथ्वी पर होने वाली दूसरी भाग्यशाली घटना थी। पृथ्वी के पैदा होने के करीब 1 अरब साल बाद ही लगभग मार्स जितनी बड़ी गोलाकार चीज पृथ्वी से टकराई। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह के हल्के पदार्थों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिन्होंने पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल छल्ले का रूप ले लिया। इनमें मौजूद टुकड़ों के लगातार टकराव से हमारे चंद्रमा की बनावट हुई। अगर ये टकराव ना होता तो आज चंद्रमा नहीं होता और ना ही हम। बट वास्तव में ये तबाही ना होकर पृथ्वी के लिए तीसरी भाग्यशाली घटना थी। लेकिन क्यों, आखिर चांद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस तरह अनोखे ढंग से जन्म लेने की वजह से पृथ्वी का चंद्रमा इसके आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। सिंस चांद की ग्रेविटी इतनी ज्यादा तेज है कि ये पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देती। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे पृथ्वी पर दिन अब 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। घूमते वक्त पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकाव होता है और ये घूमते वक्त अपनी एक्सिस से डगमगा सकती थी। बट चांद की वजह से ऐसा नहीं होता। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो पृथ्वी के मौसमों, जलवायु और दूसरे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए किसी भी प्लेनेट में भरोसेमंद स्टेबल एटमॉस्फेयर बेहद जरूरी है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा चांद। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही धरती पर अलग अलग मौसम है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला चांद बड़े आकार का है, जिससे पृथ्वी के झुकाव में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर देखा जाए तो मार्स का झुकाव भी लगभग पृथ्वी के समान ही है, बट बड़े आकार का चंद्रमा न होने की वजह से इसका झुकाव डगमगाता है और मार्स को एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का मौसम बदलता रहता और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। बिकॉज लाइफ लाइक्स स्टेबिलिटी। करीब 4 अरब साल पहले अभी चांद को बने कुछ ही वक्त हुआ था। पृथ्वी बेजान थी, चारों तरफ सिर्फ पिघली चट्टानें थीं। बट समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी हुई और इसकी सरफेस ठोस बन गई। पर अभी भी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से एटमॉस्फेयर जहरीला था और लाइफ को पॉसिबल बनाने वाला एक बेसिक एलिमेंट अभी भी अस्तित्व में नहीं था, जो कि है पानी। बिकॉज वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट आखिर पृथ्वी को पानी कहाँ से मिलेगा? अब एक और महाप्रलय पृथ्वी को तबाह करने वाला था। सोलर सिस्टम के बाहर से आने वाले मीटियोर्स की हमारी पृथ्वी पर बरसात सी हो गई। इस पीरियड को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉइड और मीटियोर्स की बमबारी चलती रही। पर वास्तव में ये तबाही न होकर पृथ्वी पर होने वाली चौथी भाग्यशाली घटना बनी। बिकॉज मीटियोर अपने साथ पानी भी लाते हैं। इस पानी ने भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ मिलकर पृथ्वी के वातावरण को बना दिया। इस तरह बादलों की बनावट हुई और पृथ्वी पर मौसमों की शुरुआत हुई। लगभग 440 करोड़ साल पहले पृथ्वी इतनी गर्म थी कि इस पर तरल पानी नहीं रह सकता था। बट एटमॉस्फेयर में पानी की भाप थी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भाप पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी। लगातार बारिश से तालाबों, नदियों और महासागरों का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी के पास वो सभी तत्व मौजूद थे जो जीवन के लिए जरूरी थे। लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक आए, मतलब साइंस लवर हो तो कमेंट करके बताओ पृथ्वी का सबसे करीबी तारा कौन सा है। देखते हैं कितना इंटेलेक्चुअली डील करते हो इसे। आंसर सही हुआ तो लाइक करूंगा, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे आपको। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे पहला जीव अस्तित्व में आया। चर्चा करेंगे बाकी बची भाग्यशाली घटनाओं की।
जिनकी वजह से आज हम अस्तित्व में आए। तो पॉज करो वीडियो को और कमेंट करो अभी। आपका एक एक कमेंट मोटिवेशन होता है। और वीडियो का अगला पार्ट कंटिन्यू करने के लिए एंड स्क्रीन पर क्लिक करो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको।